जय हिंद। मैं हूं आशुतोष। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जैसे हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस की, हम बात करेंगे फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। बेसिकली तीन ही इसके सब पार्ट्स हैं। पहला है प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी दे में बी हर्बीवोर्स, दे में बी कार्निवोर्स, दे में बी ओमनिवोर्स, ठीक है। दे विल बी डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। और फिर ये दोनों मरेंगे, इनमें डिकम्पोजिशन होगा, तो इनके लिए कौन आएगा? इनके लिए फिर आएंगे डिकम्पोजर्स। तो पहले आया प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर और अब डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिकली आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, तो आप यहाँ पर इस तरह से एक लिस्ट बनाते चलते हैं। लाइट, प्रकाश की ज़रूरत होती है। इसी तरह टेम्परेचर होगा, कमेंट में बताओ टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर होता है। ह्यूमिडिटी, फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इसके अलावा और क्या चीज़ें होंगी, तो टोपोग्राफी आएगी, जैसे हाइट क्या है, स्लोप क्या है किसी जगह का, ये सारी चीज़ें। और सांस लेते हैं हम लोग, एयर भी यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा जो है इसका, वो आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। क्या आएगा इसके अंदर? वाटर है, इनको भी इस तरह नोट डाउन कर लेते हैं। वाटर है, सॉइल है। देखो एयर को हमने फिजिकल में रखा है, ठीक है। और क्या होगा, तो यहाँ पर गैसेस आएंगे, एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, हमने यहाँ जनरलाइज फिजिकल कंपोनेंट्स में एयर रख दिया था, लेकिन यहाँ पर आएगा एटमॉस्फेरिक गैसेस। फिर आएगा मिनरल्स, रॉक्स और एलिमेंट्स। So rocks, then we have certain elements जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होंगे, इनको भी हम बारी बारी से लिखते चले जाते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसके अलावा ह्यूमस है, ठीक है। तो ये कुछ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है। अच्छा, कुछ एक किताबों में आपको
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑर्गेनिक बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर दिखाई जाती हैं। ठीक है, अब बहुत सही तो नहीं कहा जाएगा उसे, हालांकि इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं बायोटिक ही होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। लेकिन हम अब ये जब इंसान के मतलब किसी लिविंग बीइंग का हिस्सा नहीं है तो हम इसको ऑर्गेनिक नहीं कहें तो बेहतर है। ठीक है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स के हिस्से हो गए। तो बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की। ये है क्या? इट इज़ द डिसरप्शन किसका? ऑफ द नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। और ये कैसे होगा? बाय नेचुरल और ह्यूमन कॉज्ड डिस्टर्बेंसेस, मनुष्य द्वारा लाया गया या फिर प्राकृतिक तौर पर आने वाले किसी तरह के आपदाओं की वजह से होने वाला डिस्टर्बेंस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहलाता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर ये चीज़ें की जाए तो हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब इसे होने से बचा सकते हैं या इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं। और इन सभी इम्बैलेंसेस में डिफॉरेस्टेशन जो है वो सबसे बड़ा कारण है। इट इज़ द मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। और इसके बाद जो और कारण है वो है डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, फ्लड्स यानी बाढ़, और फेमाइंस जैसे सूखे पड़ना, सूखा पड़ना आदि, ड्रॉट जो हो गया, फेमाइन हो गए। इसी तरीके से अनावृष्टि, अल्पवृष्टि जैसे कारण, जो रेनफॉल वेरिएशंस जो होती हैं जिनकी वजह से, वो ये भी डिफॉरेस्टेशन के सेकेंडरी कॉजेज बन जाते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या क्या है, किन वजहों से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो पहला हो गया नेचुरल डिजास्टर्स। अगर नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं तो उनकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। कौन से नेचुरल डिजास्टर्स कारण बन सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? तो आप जानते हैं बहुत सारे, जैसे साइक्लोन जब आता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं ज़मीन से। ठीक है, इसी तरीके से जब पहाड़ी क्षेत्रों में वॉल्केनो आता है तो वहाँ के आसपास के इलाकों में जो पेड़ पौधे हैं वो कई बार ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर एक कारण हो गया। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जंगलों को चारागाह के तौर पर यूज़ करना या फिर वहाँ पर जानवरों को चरने के लिए छोड़ देना। ऐसा करने से भी जो फॉरेस्ट है, देखो फॉरेस्ट में जंगल नहीं, वो नहीं करेंगे, इनको एक्चुअली बनाया जाता है, फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पर ग्रेजिंग लैंड बना दिए जाते हैं, ग्रास लैंड बना दिए जाते हैं कई बार। तो इस वजह से भी एक कारण हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का। दूसरा है फॉरेस्ट लैंड को हम एग्रीकल्चरल यूजेस में ला रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कर रहे हैं, खेती करने के लिए जंगलों को जो नष्ट कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन के लिए। इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिसी मेकर्स के पास कई बार नहीं होता, और वो ऐसी पॉलिसीज बना डालते हैं, जैसे यूकेलिप्टस के प्लांटेशन की पॉलिसी बना दी, यूकेलिप्टस ने देश भर में आकर तबाही मचाई। तो ये भी एक कारण होता है डिफॉरेस्टेशन का। इसी तरीके से झूम कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्ट में होने वाला झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहाँ पर क्या करते हैं कि एक खास स्थान पर जंगलों को काट देते हैं, वहाँ पर उसको आग लगा देते हैं, फिर वहाँ कुछ समय तक खेती करते हैं, और जब वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं रह जाती तो फिर वो उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर सेम साइकिल को फॉलो करते हैं। इसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और इसके साथ साथ जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ कुछ है, वहाँ पर भी ये काफ़ी हद तक होता है। इस पर रोक भी लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट आदि ने रोक भी लगा रखी है, लेकिन ये प्रैक्टिस में रहता है जनरली नॉर्थ ईस्ट में अभी भी। इसी तरीके से वुड कटिंग फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, जंगलों से जो इमारती लकड़ियां हैं और भी लकड़ियों का जो कारोबार है, उनकी वजह से भी, लकड़ियों की जो डिमांड है उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिलता है। इसी तरह पेपर का जो डिमांड है वो भी डिफॉरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार है। और फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली आग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी की। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ किसी भी बायोलॉजिकल स्पीशीज का कैरिंग कैपेसिटी कहा जाएगा किसी एनवायरनमेंट में मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज किसी स्पीशीज का
जो उस एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकता हो इनडेफिनेटली, जबकि कंडीशन दी हुई है कि आप प्रॉपरली वहाँ फूड अवेलेबल हो, हैबिटेट अवेलेबल हो, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज़ जो उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं अगर हैं वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में, तो उस इन्वायरमेंट में टोटल कितने इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, टोटल कैरिंग कैपेसिटी उसकी कही जाएगी। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज इज the maximum population size of the species that the environment can sustain indefinitely, given the food, habitat, water and other necessities available in the environment। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो और वहाँ पर तो जाकर के आप समझोगे कि यहाँ वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी क्या है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की। सो कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन environment या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, एक एनवायरनमेंट द्वारा सपोर्ट किया जा सकने वाला टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, whenever the population increases more than the carrying capacity it puts pressure on the ecosystem। कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर हो गया पॉपुलेशन तो इकोसिस्टम पे प्रेशर आएगा, और एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ कैन लीड टू द फेलियर ऑफ इकोसिस्टम, और फिर इकोसिस्टम जो है वो फेल कर सकता है, नष्ट हो सकता है। बायोटिक पोटेंशियल समझते हैं क्या होता है। बायोटिक पोटेंशियल इज द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशंस। दिए गए ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है वो उसकी बायोटिक पोटेंशियल के तौर पर जाना जाएगा। इसको हम लेटर आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। लेकिन देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच द एनवायरनमेंट कैन नॉट सस्टेन ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्मल ग्रोथ, और इस लिमिट को हमने पहले ही पढ़ा, इसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि बायोटिक पोटेंशियल जो भी है उससे वो कितना भी हो, लेकिन किसी भी इकोसिस्टम में जो कैरिंग कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा ग्रोथ संभव नहीं हो पाएगी नेचुरल कंडीशंस में। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला और फूड वेब यानी खाद्य जाल, ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही एक वीडियो में समझ चुके हैं, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन में यहाँ दे रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ मैं सिर्फ शॉर्ट में थोड़ी सी बातें बताऊँगा। ठीक है, देखो क्या होता है, नेचर में एनर्जी को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, नेचर में ये नहीं होगा तो नेचर जो है कोलैप्स कर जाएगा या सीज कर जाएगा। ठीक है, तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है एक बार समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हो रही है वो ये है कि जो सोलर इंसिडेंट रेडिएशन है वो आकर पड़ती है प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, और प्लांट्स करते हैं एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इस फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होती है एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और इसको ही फिर कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, और फिर इस कंज्यूमर को कोई दूसरा कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, है ना। तो ये जो फूड बना ये है बनाने वाला प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर्स को जो खा जा रहे हैं वो कहे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता, क्या कहे जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। इसी तरह यहाँ होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये इनको खा रहे होंगे, इनको हम कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो उत्पादक
उससे प्राथमिक उपभोक्ता तक फूड पहुंच रहा है और उससे पहुंच रहा है द्वितीयक उपभोक्ता तक। तृतीयक भी हो सकते हैं, यानी टर्शरी कंज्यूमर्स भी आगे हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से फूड जो है वो मूव कर रहा है। फूड कहते किसे हैं? तो फूड कोई भी वो सब्सटेंस होता है जिसको कंज्यूम करके किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशनल सपोर्ट और एनर्जी मिलती हो, उसे हम फूड कह सकते हैं। और फूड चेन दिखाता क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी दिखाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी एक इकोसिस्टम में। तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक जो ये हो रहा है ना, ये फ्लो ऑफ एनर्जी है। सन से आया, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी को ही हम फूड चेन के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फूड चेन की, और इसको थोड़ा सा एक बार और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अगर किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हम देखें, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र को अगर हम देखें, तो उसका फूड चेन कैसा नजर आएगा? तो वहां पर होंगी ग्रासेस। ठीक है, उस ग्रास को कौन खा रहा होगा? कोई ग्रास हॉपर। उस ग्रास हॉपर को खा रहे होंगे कुछ फ्रॉग्स, मेंढक। इस मेंढक को खा जाएगा कोई स्नेक, और हो सकता है कि स्नेक को कोई ईगल या पीकॉक खा जाए। हो सकता है ये हो या ना हो, डिपेंड करता है। तो ये एक ग्रासलैंड के अंदर आप देख रहे हो फ्लो ऑफ फूड चेन आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ग्रासेस क्या है? ग्रास को अगर हम देखें तो एक्चुअली है क्या? दे आर प्रोड्यूसर्स, है ना, प्रोड्यूसर्स है। इसी तरह जो ग्रास हॉपर है वो क्या है? दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग इट। फ्रॉग्स आर, मैं इस तरह लिख रहा हूं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। स्नेक्स आर टर्शरी कंज्यूमर्स एंड पीकॉक इज क्वार्टरनरी कंज्यूमर। हालांकि बहुत ज़्यादा केसेस में आपको ये टॉप कार्निवोर या ये नहीं नज़र आएगा। देखो, ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ्रॉग्स थर्ड, स्नेक फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पीकॉक फिफ्थ को कर रहा है। तो जनरली देखो, एनर्जी जो है वो 10% ही ट्रांसफ़र होती है। तो हम इतने लंबे फूड चेन जनरली नहीं देखेंगे। आप अधिकतर इकोसिस्टम्स में देखोगे कि T3 या T4 तक ही फूड चेन समाप्त हो जाती है, लेकिन ग्रासलैंड में आप देख सकते हो T5 तक ये जा रही है। ठीक है, तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ फूड चेन इन ग्रासलैंड। एक बार हम देखते हैं, अगर गोट और ह्यूमन होते तो क्या होता? क्या ह्यूमन को हम किसी इकोलॉजिकल फूड चेन में रख सकते हैं? तो शायद नहीं। देखो, ह्यूमन जो है वो जंगलों में नहीं रहता। हालांकि हमारा फूड का सोर्स बिल्कुल इकोसिस्टम ही है, और हम एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों से फूड को लेते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल, जैसे सपोज ये फ्रॉग है, तो ये यहाँ पर T3 में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम किसी ग्रासलैंड में, सपोज एक एग्जांपल देखते हैं कि ग्रास होती, इसको कोई गोट खा रहा होता, और उस गोट को कोई ह्यूमन ले रहा होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, गोट जो है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, और ह्यूमन क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है इस केस में। हालांकि ह्यूमन जो है वो सीधे सीधे यहाँ पर भी तो हो सकता था। अब आप कहोगे कि ह्यूमन ग्रास कैसे खाएगा? देखो भाई, आप जो गेहूं और रोटी खाते हो ना, वो सभी ग्रास फैमिली से ही आती है। ठीक है, चावल, गेहूं, ये सारी चीज़ें ग्रासेस फैमिली का ही हिस्सा है। तो ह्यूमन भी यहाँ हो सकता है, ह्यूमन यहाँ भी हो सकता है। तो ह्यूमन ऐसा है ना जो ट्रॉफिक लेवल में कहीं पर भी अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। बाकी ये कंज्यूमर के लेवल पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन जो है फूड चेन के अंदर किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर रह सकता है, खास तौर पर जो कंज्यूमर लेवल के ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक है, तो इट कैन बी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर।
क्योंकि ह्यूमन जो है प्लांट और एनिमल दोनों ही कंज्यूम कर सकता है टेक्निकली। ठीक है, हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी पहले ही पढ़ चुके हैं और उसका लिंक भी मैं यहाँ आई बटन में आपको दे रहा हूँ। आगे एक बार वहाँ जाकर उस लेक्चर को देखो तो आपको पिरामिड की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पिरामिड क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इन्हें हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्टन ने इसको सबसे पहली बार बताया था, पिरामिड्स के बारे में इन्होंने बताया था एल्टन ने, इसलिए इसे हम कहते हैं। तो पिरामिड 3 लेवल्स पर हम देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर हम शेप की बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर तीनों शेप्स हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, ये स्पिंडल शेप्ड भी हो सकता है, और ये उल्टा भी हो सकता है, यानी कि ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। बायोमास का पिरामिड जनरली, एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो, अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। वहीं जो एनर्जी का पिरामिड है वो याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज अपराइट। ये हमेशा सीधा होगा क्योंकि एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी उल्टी दिशा में नहीं बढ़ेगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, एक दिशा में जाएगी इसलिए। और एनर्जी का हमेशा डेसिपेशन होता है जब ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाती है, इसलिए ये कभी भी उल्टा पिरामिड शो नहीं करेगा। डिटेल के लिए आप ज़रूर वो पिरामिड वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में समझा रखी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है और डिटेल में वहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बायो मैग्निफिकेशन की, और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।